चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो जो आपका जो जो बेसिक जो सिलेबस है जो हम लोग पहले की क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों ने ये देख लिया था और बहुत अच्छे से कंपैरेटिव एनालिसिस भी हम लोगों ने कर ली थी कि एक्सेल का जो सिलेबस है फूड टेक्नोलॉजी का और एक्सी का जो सिलेबस है वो क्या है, बिल्कुल लगभग लगभग मतलब लगभग क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल है एक्चुअली, है ना, बिल्कुल सेम है। तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोबायोलॉजी। तो कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोबायोलॉजी में अभी तक की स्टेट में आपने जो बीटेक की प्रीवियस क्लासेस में जो डिस्कस किया पढ़ा होगा या 11th और 12th स्टैंडर्ड पे जो पढ़ा होगा वो एक आपका आधार है ना। उससे रिलेटेड चूंकि हमारा जो मेन टारगेट है ना, हमारा मेन टारगेट है गेट एग्जाम को क्लीव करना, गेट एग्जाम को क्वालिफाई करना अच्छे से। तो गेट एक ऐसा एग्जाम है कि जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहले की क्लासेस में मैंने भी कहा है आप लोग से कि जो इन डेप्थ नॉलेज है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ कहीं भी, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने एक साल का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस रहा है आप लोग को पढ़ाने का, और तो उस माध्यम से मुझे ये पता है कि कहाँ कहाँ पे आप लोग लैग करते हो। तो कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी जो होगी ना तो वो मैं स्ट्रॉन्ग करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो आज हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोबायोलॉजी ये सब क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। तो अच्छा, मेरी आवाज़ तो क्लियरली आ रही ना सब लोग को बराबर अच्छे से? जी सर, आ रही ठीक है है। भाई, चलो। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ग्लाइकोबायोलॉजी। तो अभी अभी आपने जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पेज था ना, इस पर आपने लिखा हुआ देखा है कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोबायोलॉजी। तो बेसिकली जो ग्लाइकोबायोलॉजी है, कार्बोहाइड्रेट अपने आप में इतना वास्ट टॉपिक है, इतना वाइड है कि कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, उसकी जो कैटेगरी है, उसके जो क्लासिफिकेशन है वो इतना वाइड है, इतना ज़्यादा है कि उसको उसकी अलग से एक ब्रांच बना दी गई है। तो उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइकोबायोलॉजी क्या है, सिंपली देखो, यहाँ जो मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में जो पॉइंट्स नोट्स आपको बनाकर लिखे हुए हैं, इसमें पॉइंट नंबर 1 देखो, कह रहे हैं कि ग्लाइकोबायोलॉजी में इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, एंड द बायोलॉजी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट का सब कुछ। कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, जितने भी टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और उसका बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, मतलब जिसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो क्या क्या होती है ना। तो इन सारी चीजों की स्टडी अल्टीमेटली क्या कहलाती है, ग्लाइकोबायोलॉजी कहलाती है। बोलो भाई, सब लोग के बात समझ में आई, ग्लाइकोबायोलॉजी क्या कहलाती है? बोलो भाई, क्लियर है सब लोग को ये? यस सर। बोलो सर। भाई। हाँ देखो, यस जब सर। जब तक किसी भी एक बंदे को भी कोई चीज क्लियर रह जाएगी ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेन टारगेट हमारा है कि सीखना, और जब सीखेंगे कायदे से तभी गेट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो किसी को भी कोई दिक्कत अड़चन आए तो तुरंत मुझे टोकिएगा बीच में। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली दीज आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। जो सेकंड नंबर वाला पॉइंट है वो देखिए आप लोग, कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। अब इसको थोड़ा सा इसको अलग अलग करके इसका संधि विच्छेद करके समझते हैं, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब, पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है ये हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि द कंपाउंड विच इज हैविंग ओ एच ग्रुप। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ओ एच, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है वो आज समझ लो अच्छे से कि जो ओ एच ग्रुप होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, है ना। एंड सेकेंड नंबर पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है क्या होता है भाई, शुभ्रा क्या होता है, पता है कुछ? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड? सर CHO। CHO, एग्जैक्टली। CHO इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। एंड कीटोन का क्या होता है अभी, शारिक बताइए, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन? शारिक, डबल बॉन्ड सुन हो। पा रहे हैं मुझे? सी डबल बॉन्ड ओ, शाबाश, ठीक है ना। तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सी डबल बॉन्ड ओ होता है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड H, ऐसे होता है। तो कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें क्या क्या मौजूद होना चाहिए, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है दो से ज्यादा क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए,
अब इसकी डेफिनेशन, इसको बहुत अच्छे से समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना, रटना बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। शिवम, शिवम ने ज्वाइन कर लिया है क्या? शिवम, आर यू देयर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके शिव, हाँ इसको अच्छे से समझ लो। शिव हम बता रहे हैं कायदे से, कार्बोहाइड्रेट हमारे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? यस सर। कार्बोहाइड्रेट हमारे वो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें दो से ज्यादा, पॉली वर्ड जो है ना, पॉली वर्ड हम वहां यूज करते हैं जहां पर एक से ज्यादा या फिर मोर स्पेसिफिकली दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं कंपाउंड के अंदर। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है कि दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, नंबर एक तो ये हो गया। और क्या क्या हो सकता है? और एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा एज अ फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन भी हो सकता है। या फिर कह रहे हैं एंड, नेक्स्ट लाइन में, एंड सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस दीज कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस, या फिर वो सारे कंपाउंड जो पानी के साथ में, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि वाटर से रिएक्शन करने पर, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? वाटर होता है ना। तो हाइड्रोलिसिस करने पर क्या करते हैं ये आपके, इस तरीके के कंपाउंड देते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंडीशन होती है, एल्डिहाइड्स ग्रुप्स होते हैं और कीटोन ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। बोलो भाई ये डेफिनेशन सब लोगों के अच्छे से समझ में आई? बोलो भाई क्लियर है सब लोग को? बोलो भाई, Yes, अमन, अमन क्लियर है yes, आपको? sir. जी सर। Yes, sir. देखो, देखो बेटा, इसमें हिचकिचाना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिचकिचाना नहीं। और ये हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग दोबारा से इन सब चीज़ों को कायदे से डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा जो टारगेट यहाँ पर यही रहेगा कि जो 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 लैप्स हुए ना आपकी लाइफ में, ये कोरोना की वजह से जो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाए और बहुत सारे फैक्टर की वजह से नहीं सीख पाए, मैं सारे फैक्टर को यहाँ कवर कर दूंगा, टेंशन ना लो तुम लोग। बस बस मुझे अपनी दिक्कतें बताती रहना, जहां मैं बोलूँ समझ में नहीं आया तो तुरंत बोलना है आप लोग, ठीक है ना। चलो, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई कि भाई ये सिंपली पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन में, अच्छा इसका एग्जांपल समझ के चलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड। इसका जो कॉमन और सुटेबल एग्जांपल है वो आपका है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में आपके अगर मैं स्ट्रक्चर इसका डिफाइन करूं, एक मिनट, मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूं। ये प्लेन स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोग को? यस सर। हेलो, जी सर। हाँ। तो यस सर, ग्लूकोज में दिखाई दे टोटल ग्लूकोज का जो आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, क्या होता है ग्लूकोज का? C6, बोलो भाई, S12 C6H12O6, यही होता है, ठीक है। और तो ये हमारा किसका है? ग्लूकोज का। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ग्लू, GLU, ग्लू। और फ्रक्टोज का क्या होता है? C6, बोलो भाई, S22। फ्रक्टोज का शुभ्रा क्या होता है फॉर्मूला? H22। नो सर। सर हाँ भाई, H12 हो शुभ्रा, शुभ्रा बताइए। सर H12O6 तो C6 दोनों का सेम होता है क्या? H12 यस सर। तो दोनों का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है? हैं? देखो, ये जो आप लोग नहीं बोल पा रहे हो ना, यही इसलिए नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं पढ़ा तो ही आपको, आप लोगों ने भाई 11 12 में पढ़ा होगा, बीटेक के प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन आपको जो पढ़ाया गया है वो उतनी उतनी जो है वो स्टेबिलिटी के साथ या उतनी सस्टेनेबिलिटी के साथ आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। आज क्लियर होगा, आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। तो अब देखो इंशाल्लाह, तो अब देखो इसमें, अब C6H12O6, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। तो C, एक कार्बन, दो कार्बन सिंगल बॉन्ड तीसरा कार्बन, सिंगल बॉन्ड चौथा कार्बन, सिंगल बॉन्ड पांचवा कार्बन, सिंगल बॉन्ड ये वाला कार्बन। तो लास्ट में यहां पर होता है CH2OH, CH2OH। और ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर जो है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज की, ये बात याद रखना। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब देखो यहाँ पर मान लो ये वाला कार्बन नंबर 1 है, 1, ये 1 है आपका, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, बताओ भाई। सुरभि, सुरभि आप सुन पा रही हैं?
हेलो Yes, sir. Yes, सौरभ भी sir. बताओ, ये कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 में हमने कहा कि एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ग्लूकोज में, तो अब बताओ क्या यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लग सकता है या इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है? बोलो। Complete हो गई है. कंप्लीट हो गई है? कैसे कंप्लीट हो गई है बताओ जरा, सर उसके वो बताओ भाई। सर वो हाँ कनेक्टेड हाँ है बोलो चारों बोलो, से. सर वो कैसे चार कंप्लीट है एटम मुझे से. बताइए तो जरा। सर वो 4 एटम से लगे हुए हैं ना. 4 एटम कहाँ है? 4 एटम तो नहीं है, बस यही तो ऐसा है ना, यही यही चीजें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। चलो अब देखो मैं बता रहा हूँ, उसको सुन लो ध्यान से। तो कार्बन नंबर 1 है, अब कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है, सबको पता है। और जिसको Yes, नहीं sir. पता वो आज समझ लो। ठीक है भाई, कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4 होती है, 4 होती है, ठीक है। अब देखो कार्बन नंबर 1 पर जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। Yes, बोलो sir. भाई, जुड़ा है कि नहीं? Yes. अब देखो दो वैलेंसी यहाँ पर, दो वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हो गई, और एक वैलेंसी से नीचे वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो टोटल 4 हो गई कि नहीं? बोलो भाई, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोजन नहीं आया क्योंकि कार्बन नंबर 1 की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। अब चूंकि ये दूसरे नंबर वाला जो कार्बन है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड Yes, sir. OH, ठीक है, ये आएगा ऐसे करके। अब देखो इसकी वैलेंसी कितनी, 4 हो गई कि नहीं? 1 2 3 4। देखो शिवम दिखाई दे रही है, अमन देखो ध्यान से। यस सर। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर रिवर्स हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो OH इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। तो ये हमारा ये कंप्लीट मॉलिक्यूल हो गया। एक मिनट, आपके कोई साथी शायद लगता है आए हैं। अच्छा, नीलेश आए हैं। नीलेश, आपको आवाज आ पा रही है? हेलो नीलेश, नीलेश आपको आवाज आ रही है? हैड यू ज्वाइन नीलेश? शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं। जो इसमें देखो ग्लूकोज का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे सामने बन गया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें सारे लोग ध्यान से देखो, कार्बन नंबर 1 पर क्या है? ये देखो 1 नंबर कार्बन, ये सेकंड नंबर कार्बन, ये थर्ड नंबर कार्बन, और ये 4 नंबर कार्बन, और ये 5 नंबर कार्बन, और ये 6 नंबर कार्बन। अब देखो कार्बन नंबर 1 पर हमारा जो ग्रुप है वो कौन सा है? इसमें पेन दूसरा लेता हूं मैं। Aldehyde. Yes, sir. Yes, sir. ए- हाँ, एक मिनट, आपके कोई साथी दूसरे आए हैं। केतन शर्मा इज देयर। तो इसमें जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया है, इसमें कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप सबको दिखाई दे रहा है? ये यस एल्डिहाइड ग्रुप सर। सबको दिखाई दे रहा है, यस सर। ठीक है ना। तो 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 अब आज से क्या बात याद रखनी है, अब जिंदगी में कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है ना। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये बात आज के बाद दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है भाई? क्लियर है सबको? बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। है ना। अब देखो इसमें इसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, इसमें देखो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं। एक एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है 1, और दूसरा ये है, ठीक है भाई, तीसरा ये है, पांचवा, चौथा ये है, और पांचवा ये है। तो टोटल कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं इसमें? 5 है कि नहीं? 5 हैं। Yes, sir. तो अब देखो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? देखो दोबारा आ जाओ, डेफिनेशन में क्या कह रहे थे? कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है ना। एल्डिहाइड और कीटोन्स होना चाहिए। तो अब देख लो यहाँ पर, अब इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया कि नहीं? Yes, sir. बोलो भाई, बात समझ में आ रही है सब लोग के? शिवम बोलो, क्लियर हो रही है बात? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी की एल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो डेफिनेशन से हमने इसको इसको प्रूफ कर दिया कि नहीं? बोलो भाई, शुभ्रा और यस ये सर। Yes, sir. सुरभि वगैरह सब लोग को क्लियर है?
अब देखो हम फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फ्रक्टोज में भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो कार्बन नंबर 1, 2, ये थोड़ा सा ऐसा बन गया, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहां पर भी क्या होता है? छठा वाला कार्बन कैसा होता है? CH2OH। अब फ्रक्टोज में क्या होता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल सेम है, आप सब लोग देख पा रहे हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का भी है और C6H12O6 फ्रक्टोज का भी है। फर्क क्या होता है कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। जबकि फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर, ये जो कार्बन नंबर 2 पर यहां पर बजाय एल्डिहाइड के कीटो ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। अब बाकी कहीं पर कुछ नहीं होता, बाकी आप कार्बन हाइड्रोजन जोड़ते रहिए। तो यहां पर भी क्या हो गया आपका CH2OH। अब बाकी यहां पर वही बाकी का सेम लगा दिए, HOH, यहां पर OH, H, यहां पर HOH। अब बताओ इसमें, शुभ्रा बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं फ्रक्टोज में? शुभ्रा बताइए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं? सर 3 है। 3 है? 5 ही है। 5 है सर। 5? अरे आप मेरे ख्याल से स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो क्या? स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? नहीं सर, देखो, एक तो ये हो गया, ठीक है ना, और दूसरा ये हो गया आपका, ठीक है, और ये तीसरा हो गया, ठीक है, इसलिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो टोटल 5 ग्लूकोज में भी थे, 5 यहाँ भी हैं। तो अब बताओ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं हुआ है? बताओ, बात सही है कि नहीं? यस बोलो भाई, बोलो, यस सब सर। लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से? डेफिनेशन में जो पढ़ा था वही हम पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो ग्रुप है ये वाला सेकंड नंबर कार्बन पे, ये कीटो ग्रुप है कि नहीं? बोलो यस भाई। सर है। तो ये क्या है? कीटो ग्रुप। इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, कीटो ग्रुप, कीटो ग्रुप। तो नंबरिंग हम ऊपर से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो इसका मतलब ग्लूकोज और एल्डिहाइड में किसका डिफरेंस है? फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर कीटो ग्रुप होता है। इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या हैं? कौन से आइसोमर है? कोई बता सकता है? सर आइडेंटिकल। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल फंक्शनल है। आइसोमर, ठीक है ना। जो आइसोमेरिज्म आपने 11th और 12th में जो पढ़ी होगी ना, उसी में एक टाइप होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, बस फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके गेट में, नेट में, आईसीआर के एग्जाम में, फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में सैकड़ों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के कैसे आइसोमर होते हैं। उसमें ऑप्शन में वो देता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर। तो इसका आंसर क्या है? बोलो भाई, फंक्शनल बोलो भाई, अब तो बता दो। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे? हाँ भाई, अमन बताइए, अमन से पूछ रहा हूँ मैं, अमन बताइए। स्ट्रक्चर आपके सर सामने है, सामने देखकर बता दो। सर जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो नंबर 1 पे ऐड है। किस में? ग्लूकोज में। हाँ, ग्लूकोज में। स्क्रीन देख के बोल दो, स्क्रीन देख के ही बोल रहा और हूँ मैं। यस सर, और हाँ फ्रक्टोज हाँ। में और सर नंबर 2 पे कीटो ग्रुप ऐड है। हाँ, कीटो ग्रुप होता है, ठीक है ना। ऐड नहीं, ऐड लफ्ज मत बोलो, बोलो कि ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 पे कीटो ग्रुप होता है, यही दोनों में डिफरेंस है। ओके ठीक है सर। भाई, ओके सर। बात समझ में आ गई? सब लोग को क्लियर है? जी सर। चलो, बहुत अच्छा है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? द मोस्ट कॉमन एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CH2O टू द पावर होल n।
तो मोस्ट कॉमन होता है, और इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, है ना, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। तो इसमें कुछ टाइम ऐसा होता है कि इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है कार्बोहाइड्रेट में, और फॉस्फोरस भी इसमें ऐड हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट नेम्स एंड विद ओज, और ये आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, जैसे एंजाइम होते हैं ना, एंजाइम की पहचान क्या होती है, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है एंजाइम्स के नाम लेने में। एंजाइम्स की पहचान ये होती है लास्ट में एज वर्ड आता है ना, ये आप लोगों ने देखा है ना। जैसे आपके एंजाइम बहुत सारे होते हैं, क्या नाम है, रेफिनेज है ना, और आरएनएज, डीएनएज है ना, इस तरीके से आपके एमाइलेज है ना। तो एंजाइम के लास्ट में एज वर्ड आता है, और कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में क्या आता है, ओज आता है, जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज है ना, माल्टोज, हेक्सोज। ठीक है, भी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? Yes, sir. बोलो यस भाई, सर। सब लोग को क्लियर हो रही है बात? यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट का जो नाम है उसके लास्ट में क्या आता है, ओज वर्ड आता है। तो ओज वर्ड देख के हम लोग ये समझ जाना चाहिए हम लोग को कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने नाम आपको बताया, ग्लूकोज के लास्ट में ओज आ रहा है, फ्रक्टोज के लास्ट में ओज वर्ड आ रहा है ना, माल्टोज के लास्ट में ओज वर्ड आ रहा है ना, गैलेक्टोज के लास्ट में आ रहा है ओज वर्ड। ठीक है ना, तो जब लास्ट में ओज आता है, इसका मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं ग्लाइकन्स। ये बहुत ही क्रूशियल वर्ड है, उसमें बहुत सारे लोग, इसमें बड़े बड़े अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें कुछ कंफ्यूजन का है ही नहीं। ग्लाइकन बेसिकली क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर होते हैं। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के जो पॉलीमर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकन्स कह देते हैं, है ना। जैसे जैसे आपके ग्लाइकन ग्लाइकन जो है आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल में होते हैं बहुत सारे ग्लाइकन। इट कंस्टिट्यूट द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड कनेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल सेल। जो एनिमल की सेल होती हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ना, मतलब टिश्यू जो होते हैं बेसिकली बीच में आपके विद इन दी आपके बोन्स होते हैं, वहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसको अटैच करने के लिए, तो वहाँ पर जो है आपके बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, है ना। और आपके जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वहां पर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कह देते हैं, ग्लाइकन कह देते हैं। तो ग्लाइकन क्या है, एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर है। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई सब लोग के भाई, ग्लाइकन समझ में आया? बोलो भाई, बोलो भाई, बात समझ में आ रही है सब लोग को? सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा देते हैं, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम बताया आप लोगों ने। ग्लाइकन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर होते हैं, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, प्रोटीन के साथ में मिल जाता है। जैसे एक एक कंपाउंड होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, वो अभी बताऊंगा मैं अगली वाली स्लाइड में। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या किया उसने, कार्बोहाइड्रेट पेप्टाइड मतलब प्रोटीन के साथ में मर्ज हो गया और उसने एक पॉलीमर बना लिया। तो इस तरीके के पॉलीमर को हम जो क्या कह रहे हैं, ग्लाइकन कह दे रहे हैं। ठीक है ना, और इसीलिए जो बैक्टीरिया की सेल वॉल में जो ग्लाइकन मौजूद होता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है ना, तो ग्लाइकन बेसिकली क्या होते हैं, ग्लाइकन्स कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर कहलाते हैं। ठीक है ना, और ये कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मॉलिक्यूल है। अब देख लो भाई, सबसे ज्यादा जो है, अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे जो पेड़ पौधे हैं, और उनमें उनमें जो सेलुलोज होता है, उनकी पत्तियों में, उनकी लीव्स में जो सेलुलोज होता है वो क्या है, सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बोलो भी, होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. बोलो भी, सबको बात समझ में आ रही है ना। आप देखो, कह रहे हैं कि ईच ईयर फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट मोर देन 100 बिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू सेलुलोज एंड अदर प्लांट प्रोडक्ट्स। अब बताइए आप, और ये बेसिक साइंस है हाई स्कूल लेवल की। अगर अगर ट्वेल्थ में किसी ने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो हाई स्कूल लेवल की बायोलॉजी सब लोग जानते होंगे कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना जो भोजन है, अपना खाना है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में खुद बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सब लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो आज समझ लें। ठीक है ना, कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हरे हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या क्या, क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस कह देते हैं, है ना। तो इस तरीके से इसमें CO2 इन्वॉल्व होता है ना, और वाटर इन्वॉल्व होता है। तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है, और साथ में क्या है,
ऑक्सीजन रिलीज होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेल्स, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दी सेल। कार्बोहाइड्रेट जो है फर्स्ट चॉइस होती है एनर्जी की। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, अगर बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके बाद में सेकंड नंबर आता है फैट का, फैट बर्निंग का आता है। फैट भी अगर नहीं है बॉडी में, उसके बाद नंबर आता है प्रोटीन का, तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाता है, उस केसेस में फिर जान वान चली जाती है ना। तो फर्स्ट चॉइस ऑफ एनर्जी की अगर बात है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है ग्रेड में कि व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एनर्जी, तो फर्स्ट चॉइस ऑफ एनर्जी की अगर बात की जाए तो वो क्या रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, एंड दैट इज द ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एनर्जी, है ना। इसीलिए हम कहते हैं ना, वो देखते हैं आप टीवी वगैरह में ऐड भी देखते होंगे, ग्लूकोन डी जैसा, मतलब कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, और बहुत सारे तरह तरीके के ऐड जो बनाए जाते हैं कि अच्छा यार कमजोरी लग रही है, चलो ग्लूकोन डी पी लो या ग्लूकोज पी लो, या कुछ खाने को नहीं है ग्लूकोज के बिस्किट खा लो, है ना। और वो जो पार्ले जी के बिस्किट आते हैं उस पर भी जो है मतलब ग्लूकोज बिस्किट टाइप से लिखा होता है। तो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज होता है वो फर्स्ट चॉइस ऑफ एनर्जी होता है, इमीडिएट जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में मौजूद नहीं है तो उसके बाद किसका नंबर आता है, फैट का। ये याद रखना, सीक्वेंस याद रखना ये, ठीक है ना। तो सीक्वेंस आपका पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो क्या आएगा, फैट, और फैट भी अगर नहीं है तो उसके बाद क्या आएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन का जब नंबर आया था तो फिर बहुत खतरनाक कंडीशन आ जाती है, और ये सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है, ठीक है ना। तो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल है कार्बोहाइड्रेट, एंड इमीडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज रिलीज करता है, रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को चाहिए होता है उतना ग्लूकोज क्या होता है, उतना ग्लूकोज हमारी बॉडी ले लेती है। अब मान लीजिए ग्लूकोज हमारी बॉडी में चाहिए है, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में अगर समझें, तो मान लो हमें चाहिए 200 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है ना, और आप खा रहे हैं 250 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है भाई। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, मतलब हमें हमारी बॉडी को चाहिए 200 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है ना, और हम खा रहे हैं 250 ग्राम, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ, बोलो भाई शिवम, एक्स्ट्रा कितना ग्लूकोज हुआ, 50 ग्राम। 50 ग्राम हुआ। तो अब मान लो बॉडी को तो 200 ग्राम चाहिए, लेकिन जो 50 ग्राम एक्स्ट्रा है उसका क्या होगा, तो वो जो 50 ग्राम एक्स्ट्रा है ना, वो क्या होगा, हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, कि जब कभी भी ऐसा होगा कि हमें हमारी बॉडी को अप्रोप्रिएट अमाउंट में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा, तो उस अनफेवरेबल कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी लीवर में जो ग्लाइकोजन जो है ना उसको फिर दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को दे देगी। बोलो भी, बात समझ में आ रही है सब लोग को अच्छे से, Yes, बोलो भी sir. शुभ्रा, Yes, sir. बात समझ में आ रही है Yes, sir. है ना। तो अल्टीमेटली जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में, कभी भविष्य में ऐसी कंडीशन आती है कि हमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो वो हमारा दोबारा से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें बॉडी दे देती है, ठीक है ना। देखो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ पर बने हुए, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ग्लैक्टोज एंड फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज तो मैंने अभी बताया आपको। देखो कार्बन नंबर 1 पर क्या है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है आप लोग को, शिवम देखो क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, और यस यहाँ सर, देखो, यस सर, यहाँ देखो अमन, यहाँ कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप है कि नहीं, है ना, यस सर, यस सर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना। और गैलेक्टोज में क्या है, गैलेक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप ही होता है, बट यहाँ पर थोड़ा सा रोटेशन का फर्क होता है। यहाँ पर HOH है, HOH है, OHH है, OHH है, और यहाँ HOH है, लेकिन यहाँ पर OHCH, बस ये थोड़ा सा रोटेशन का कंफर्मेशन का फर्क होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए ग्लूकोज की वजह गैलेक्टेज हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा ये स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री में हम और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, आकर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अगर रोटेशन में थोड़ा सा अलग हो जाता है तो मॉलिक्यूल का नाम अलग हो जाता है, ठीक है ना। नाउ talk about the next point about the carbohydrate. So carbohydrates are the first choice of energy, ये पॉइंट अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड इवन न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए आपके, आरएनए ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कितनी हैरानी की बात है ना। मतलब पूरा का पूरा जो झमेला है आजकल जो चल रहा है ना,
जो आजकल वैक्सीनेशन का चल रहा है और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो क्रेज चल रहा है, इवन द क्रेज इफ वी टॉक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च, तो अल्टीमेटली जीन लेवल का काम हो रहा है, जीन लेवल की रिसर्च हो रही है। तो अल्टीमेटली जीन्स क्या है? जीन्स हमारे डीएनए, और डीएनए कह रहे हैं, डीएनए डीएनए क्या है? डीएनए है कार्बोहाइड्रेट। बताइए आप। अब देख लो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? Sir, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? Sir, deoxyribonucleotide. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना? तो अब देखो इसमें राइबो जो होता है ना, राइबोज शुगर होती है इसमें 5 कार्बन वाली। तो इसमें देखो शुगर आ गई कि नहीं आ गई डीएनए में, है ना? और जो हमारा आरएनए होता है वो क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, मतलब 5 कार्बन की शुगर होती है। अब इसमें फर्क पता है कितना होता है? एक बहुत ही मामूली सा फर्क होता है आरएनए डीएनए में, और आप सुन के ना आपको हंसी आ जाएगी, इतना फर्क होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? 5 कार्बन की शुगर होती है हमारी, C5H10O5, C5H10O5, ठीक है? तो 5 कार्बन की शुगर है, इसका नाम क्या है? राइबोज, ठीक है? बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इस शुगर का नाम क्या है? 5 कार्बन की शुगर है, इसका नाम क्या है? राइबोज। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल लिया, -1 ऑक्सीजन, है ना? तो ऑक्सीजन निकालने को क्या कहते हैं? डीऑक्सी कहते हैं कि नहीं? Yes, sir. बोलो भाई। Yes, sir. तो अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमन बताइए, अमन जरा बताइए, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O4 O4 हो जाएगा, शाबाश, O4 हो जाएगा। अब इसका नाम बताइए जरा, क्या होगा? तो वही deoxyribonucleic acid. अभी राइबोन्यूक्लिक एसिड नहीं है। एक मिनट रुको जरा, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ जरा, थोड़ा बैटरी थोड़ा हो रही है। Deoxyribo. हाँ, ऑक्सी डीऑक्सीराइबोज। न्यूक्लिक एसिड भाई न्यूक्लिक एसिड अभी अटैच नहीं हुआ है इसमें, अभी हम सिर्फ शुगर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? देखो कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट को समझो, समझ रहे हो? तो ऊपर वाला हमारा क्या है? राइबोज शुगर है, और हमने इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया, तो अब ये क्या हो गया? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। अब बताओ, इस चीज को समझने में किसी को कोई कोताही दिक्कत हो रही है? बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। एक ऑक्सीजन निकल गया तो डीऑक्सी, और बाकी राइबोज। बोलो भाई, शुभ्रा क्लियर है? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. कोई ऐसा है जिसका समझ में नहीं आ रही हो? क्लियर है सबको? तो इसका Yes, sir. मतलब यहां से हमें क्या बात पता लगी? हमें यहां से ये बात पता लगी कि हमारे जो डीएनए और आरएनए होते हैं, जिनकी दुनिया भर में यही लड़ाई चल रही है, हम समझे, जब वैक्सीनेशन की बात आती है, जब वैक्सीन बनाते हैं, डीएनए आरएनए, भाई कोरोना वायरस का आरएनए क्या होगा? आरएनए वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस की बात आती है, तो अल्टीमेटली उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट मेन कंपोनेंट है, समझ रहे हो? मतलब बिना कार्बोहाइड्रेट का डीएनए और आरएनए भी नहीं बनेगा, ठीक है ना? तो देखें आप किस तरीके से ये पूरा इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट सेल्स के अंदर, ठीक है ना? चलो, तो एक यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ग्लाइकन्स वाला, है ना? और हम लोगों ने बात करी थी कि ये वाला पॉइंट देखो, ये मैं इस पर स्टार बना रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, कि ग्लाइकन कॉन्स्टिट्यूट्स द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स। तो बेसिकली ग्लाइकन जो होते हैं ना, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं गेट से, इसलिए मैंने इसको इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं यहाँ पर ऐड किया है स्लाइड में। तो इसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये स्ट्रक्चर, अच्छा पहले बताओ, ये वाली स्लाइड सबको विजिबल हो रही है? स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पेप्टाइडोग्लाइकन के यस नाम सर से इन बैक्टीरियल Yes, सेल। sir. तो अब देखो इसमें इसमें बॉल टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ये ग्रीन कलर की बॉल है, ये ऑरेंज कलर की बॉल है, ये ऑरेंज या ब्राउन, लाइट ब्राउन, है ना? और उसके बीच में ना ब्लू ब्लू की छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये दिखाई दे रही हैं आपको? Yes, sir. तो ये ग्रीन कलर की और ये आपकी ऑरेंज कलर की जो बॉल है ना, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकन, ठीक है ना? बैक्टीरिया के सेल में क्या होती है? ग्लाइकन होती हैं, और ये दो फॉर्म में होती हैं बेसिकली। जो ग्रीन वाली होती है उसे हम कहते हैं नाग। नाग, और नाम से याद रखो, इसे ऐसे करके याद रखना बहुत आसान होगा। नाग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये वाला जो नाम है इसका, और नाम का मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड,
है ना। तो इसमें क्या होता है ना, ये ग्लाइकन बीच में जो है, यहां पर देखा ये आप देख रहे होंगे कि ये भी ग्लाइकन है और ये भी ग्लाइकन है, तो ये एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़ी हुई है। ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड, ये बीच का बॉन्ड, ये जो मैंने एरो बनाया है, तो ये जो बॉन्ड है ना आपका, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बोलो भाई, इस Glycosid. बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक। और ये वाला जो ग्लाइकोसिडिक, हाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये वही बॉन्ड है, देखो इस वाले स्ट्रक्चर में, यहां पर आ जाओ, ये सामने वाला स्ट्रक्चर यहां पर आ जाओ, देखो नाम और नाग लिखा हुआ है यहां पर। नाम तो ये हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नाग हमारा क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो ये दोनों एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड ओ करके, ये, तो इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं, इसी बॉन्ड को हम कह रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है भाई। तो यहां से हमें एक चीज सीखने को मिली कि पेप्टाइड और ग्लाइकन जो बैक्टीरिया के अंदर मॉलिक्यूल होता है, सेल वॉल होती है, उसमें जो नाम और नाग मॉलिक्यूल होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, Glycosidic bond. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, बिल्कुल शाबाश। और एक चीज और यहां से समझ में आती है कि जब भी एक एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे कार्बोहाइड्रेट से जुड़ेगा तो वो हमेशा फॉर एवर विदाउट एनी एक्सेप्शन जो है वो किससे जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, याद रखना। और वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो दो तरीके का हो सकता है, या तो बीटा लिंकेज होगा या अल्फा लिंकेज होगा। अब वो अल्फा बीटा क्या होता है वो अभी आगे बताऊंगा मैं, फिलहाल तो आप इतना याद रखो बस, ठीक है ना, कि पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल में हमारे जो ग्लाइकन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, नाग और नाम होता है, और नाग और नाम किससे जुड़ा होता है, वो ग्लाइक। और ये जो बता रहे हैं ना आपको, ये आपको हो सकता है आप में से किसी एक को लग रहा हो कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट लग रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं। और ये आपका जो एक्सेल वालों ने फॉर्म भरा है ना, उसमें आप सब्जेक्ट है ना माइक्रोबायोलॉजी, उसमें धड़ल्ले से आते हैं। और इवन आपका जो एक्सी इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है उसमें भी माइक्रोबायोलॉजी आती है, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ये बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन होता है, और ये 70%, 70-80% बच्चों का गलत होता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट क्लियर होते नहीं कभी लोगों को, है ना। तो यहाँ से दो चीजें सीखने को मिली कि नाम और नाग में जो बॉन्डिंग होती है वो किससे होती है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और यहाँ पर दूसरी चीज क्या, आप यहाँ पर छोटी छोटी बॉलें जो है ना, ये हमारी क्या है, पेप्टाइड्स क्रॉस लिंक्स हैं। और पेप्टाइड क्रॉस लिंक में छोटे छोटे अमीनो एसिड की चेन है, जिनमें 4 से लेके 5 अमीनो एसिड होते हैं, बस ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो 4 से लेके 5 अमीनो एसिड की क्रॉस लिंकिंग होती है, ठीक है ना, इन बिटवीन होते हैं। इसलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्लाइकन तो क्या हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है भाई, ग्लाइकन Yes, क्या हो sir. गया आपको, कार्बोहाइड्रेट हो गया। और बीच में जो क्रॉस लिंक किसकी है, पेप्टाइड की है। तो पेप्टाइड और ग्लाइकन को मिला के क्या बोल देंगे, पेप्टाइड और ग्लाइकन कहेंगे कि नहीं, बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं, Yes. सब लोग के समझ में आई, अमन, शिवम और यस सर। सौरभी वगैरह, आपके समझ में आई बात। Yes, sir. पेप्टाइडोग्लाइकन को पेप्टाइडोग्लाइकन क्यों बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें ग्लाइकन मॉलिक्यूल भी है, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, और बीच में जो क्रॉस लिंकिंग हो रखी है, किसकी हो रखी है, पेप्टाइड्स की। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन कह रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। ठीक है भाई, क्लियर है सब लोग को, आगे बढ़े, यस सर। बोलो भाई, चलो बहुत बढ़िया। इस चीज को जब क्या नाम है, लेक्चर के बाद में ये सारे के सारे नोट्स तो मैं आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, शेयर कराऊंगा ही। तो इसको ना एक काम और भी आप लोग करिएगा, कि अभी जिसने कॉपी ना लेके बैठे हो ना, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा होगा तो कॉपी भी लेकर बैठिएगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें क्या होती हैं वो इसमें मैं लिख नहीं पाता हूँ, मैं बोल देता हूँ, तो उसको आप नोट कर लिया करिए, है ना भाई। ये बात सब लोग जी समझ सर। पा रहे हैं अच्छे से, Yes, sir. है ना। तो नेक्स्ट टाइम है ना, एक कॉपी बना लेना, और ले आना करीब 30-40 रुपए की कॉपी ले आना, है ना, एक रजिस्टर टाइप का। तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें, और जैसे मान लो मैं जल्दी अगर बोल जाता हूँ तो आप मुझसे रोक के बोल दो कि सर दोबारा से बोल दो, तो मैं दोबारा बोल दूंगा आपको। तो कम से कम वो चीजें आपके पास नोटेड रहेंगी, ठीक है ना, उसका ये फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे जो है ना, क्या है, चूंकि ये पूरा जो चैप्टर है ना, वो पूरा का पूरा जो है बॉन्डिंग और ये लिंकेज और ये मॉलिक्यूल्स का है। तो और ये मुझे पूरा पता है कि यहाँ पर आप लोग को मैं सीधे सीधे पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोग सब धड़ाम से गिरोगे। तो इसलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के, वो मैंने इस पर रिव्यू किए हुए हैं। जैसे एक कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि अगर ये वाला कंसेप्ट अगर टच नहीं किया ना तो आगे की बहुत सारी क्लियर चीज़ें हैं ना आप सब लोग, और अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ख़ासकर से मैं गेट के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपको ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर आप इसमें फंसे रहो तो मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा, है ना? तो इसलिए मैंने इसमें बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के घुसेड़ दिए, डाल दिए आपको समझाने के लिए। अब देखो होता क्या है कि आप 11th-12th में याद करो, आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, और वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरीके से पढ़ा, याद आ रहा है? बोलो भाई, कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो वहां पे क्या है, वहां पे आप लोगों ने एक मॉलिक्यूल का पढ़ा होगा कि भाई CH4 के अंदर हाइब्रिडेशन क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन क्या होगा। अब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग कार्बन का क्या क्या हाइब्रिडेशन होगा, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना? अब मान लो ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये हमारा कार्बन नंबर 2 है, और ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है? तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, तीनों कार्बन का अलग अलग से हाइब्रिडेशन बताओ, तो मेरे ख्याल से आप अभी जिस स्टेज में हो आप नहीं बता पाओगे कि कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, कार्बन नंबर 2 का क्या होगा, कार्बन नंबर 3 का क्या होगा। क्या बता सकते हो आप लोग? क्या कोई भी आप में से कोई बता सकता है? बोलो भाई, क्या बता सकते हो आप लोग? नहीं तो सर। पहले का sp2 होगा, दूसरे का sp और तीसरे का sp3। तीसरे का sp3 होगा, अच्छा ठीक। चलो अब देखते हैं कि ये जो बता रही हैं कितना सही है कितना गलत है। और बाकी मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो जो कंसेप्ट हैं रिव्यू नहीं किए होते हैं, कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लैग हो जाती हैं, लैप्स हो जाती हैं, ठीक है ना? इसको दोबारा से हम रिफ्रेश कर रहे हैं, एक तरीके से रिफ्रेश कर रहे हैं। तो देखो बेसिक कंसेप्ट होता है कि जिस भी जिस भी कार्बन का हमें हाइब्रिडेशन निकालना होता है ना, उससे जुड़े हुए नंबर ऑफ हम सिग्मा बॉन्ड देख लेते हैं। तो अल्टीमेटली हाइब्रिडेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एसोसिएटेड विद द कार्बन एटम इज द हाइब्रिडेशन ऑफ दैट कार्बन, है ना? मतलब अब इसमें जो है ना, इसमें ये चीज में मैंने इसमें थोड़ा मेंशन कर ली है, थोड़ा बिलो बेसिक चला गया हूं मैं, ताकि कोई भी एंगल छूटे ना आपका। जैसे सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है भाई? और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा है, दो पाई बॉन्ड है। तो ये वाली बात सब लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई, अमन, शिवम, यस सर। बोलो भाई। अगर अगर सिंगल बॉन्ड है कहीं पर तो सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है? बोलो भाई। सर एक सिग्मा बॉन्ड. एक सिग्मा बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड है। और अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का क्या मतलब है? एक एक सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड और पाई एक बॉन्ड. पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है, अच्छा एक मिनट जरा होल्ड करना है आप। हेलो, हाँ भाई, आवाज आ रही? हेलो। यस सर। हाँ, और थोड़ा सा घर पे है ना तो हल्का फुल्का वो डिस्टर्बेंस चलता रहता है। चलो, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि वन सिग्मा बॉन्ड होगा, और कहीं पर डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में तो उसका मतलब क्या है कि एक एक बॉन्ड उसमें सिग्मा है और एक बॉन्ड उसमें से क्या है? पाई है, ठीक है ना? और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो एक बॉन्ड क्या है? सिग्मा है, दो बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है, ठीक है ना? तो तो जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है किससे डिसाइड होगा? सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडेशन में कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना? तो अगर हमारे पास मिनिमम दो सिग्मा बॉन्ड है
तो हमारा जो कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई सब लोग के? बोलो भाई, हाइब्रिडाइजेशन यस सर। और सिग्मा बेसिस के अकॉर्डिंग सब लोग को समझ में आया? ये बेसिक जो बात कर रहे हैं, बोलो भी सबको क्लियर है? यस। यस आगे सर। बढ़े, चलो। अब देखो, अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, अब इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो अब देखो, ये वाला पहले नंबर वाला जो कार्बन है, इससे जो जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड है कितने हैं? अमन बताइए, एक एक करके पूछूंगा मैं, सब नहीं बताएंगे। बताओ अमन। क्या सर? जो कार्बन नंबर 1 है, उससे जुड़े हुए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सर 2। देख के बोलो, ध्यान से देख के बोलो। इसको मैं ना, इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। सी सिंगल बॉन्ड सी, इसको खोल के लिख देता हूँ मैं, सी सिंगल बॉन्ड सी। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए मैंने, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन आ गए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना? और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये यहाँ लगा दिया, एक, ये 2, और ये 3। अब बताओ जरा अमन, अब बताओ कार्बन नंबर 1 से जुड़े हुए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? सर 4। नहीं, जल्दी कर रहे हैं आप। इधर 4 कहाँ से होगा? देखो, एक तो सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन वाला ये है, sp2 हो जाएगा। तो एक तो हाइड्रोजन ये है जुड़ा हुआ, तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया। ठीक है ना? और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी है ना, कि अगर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब होगा? कि वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है भाई अमन, बात समझ लो ध्यान से। हेलो? हाँ सर, समझ रहा। हाँ, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड हो गया। और एक सिंगल बॉन्ड, ये दो सिंगल होगा तो क्या? 2 सिग्मा हो गए। और ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है कि नहीं? बोलो भाई। यस यस सर। सर। तो एक सिग्मा ये हो गया, तो टोटल कितने कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए यहाँ पर? 3 हो गए कि नहीं? 3 सर। और 3, तो 3 अगर सिग्मा हो गए, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2 हो गया कि नहीं? यस सर। बोलो भाई, सभी लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ भाई, कोई यस कंफ्यूजन है सर। कोई किसी को? नहीं सर। अब बताओ नहीं कार्बन सर। नंबर 2 का बताओ। कार्बन नंबर 2 से एसोसिएटेड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सर 3। 3 है सर। 3 सबको दिखाई दे रहे हैं? यस सर। यस तो सर। ती, ती, तो 3 अगर सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp2 हो जाएगा कि नहीं? 2। बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। चलो, अब ये थर्ड वाले कार्बन का बताओ। थर्ड वाले कार्बन से सिग्मा बॉन्ड कितने जुड़े हुए हैं? 4। 4 है सर, 4। 4 है, 4 है ना? तो 4 है, तो 4 के केस में हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3। sp3 हो जाएगा, शाबाश। चलो, अब मैं एक मॉलिक्यूल और दे रहा हूँ जरा, ये आपके प्रैक्टिस के लिए, जरा बताओ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब लिखकर कॉपी और पेन से इस मॉलिक्यूल को लिखो, और जहां पर जितने हाइड्रोजन कम है वो सिग्मा बॉन्ड है, समझ लो, जितने हाइड्रोजन कम है वो सिग्मा बॉन्ड है। अब बताओ मुझे 1 2 3 पांचों कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ जरा, किसका क्या क्या होगा? कॉपी और पेन ले लो, कायदे से करो इसको समझ के। ठीक है ना? ये क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा आपको क्यों समझा रहा हूँ आपको मैं।
अभी निकाला किसी ने? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ बताओ, कार्बन नंबर 1 का कितना आया? sp2. कार्बन नंबर 1 का sp2 अभी तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना, बाद में देखता हूँ मैं। sp2 आया, ठीक है ना। तो sp2 किस किस का sp2 आया? Yes, sir. sp2 है. Sir, 4 का SP3 है, बाकी सब SP2 है. Yes, sir. अच्छा, सभी लोगों का sp2 आ रहा है? यस सर। कोई Yes, sir. sp2 के अलावा कोई किसी का ऐसा तो नहीं sp2 के अलावा किसी कुछ आ रहा हो, शुभ्रा या फिर ये सौरभी वगैरह का कुछ और तो नहीं आ रहा है? नो सर। चलो अब देखो, देखते हैं। देखो यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी तो यहाँ पर सेटिस्फाइड है कार्बन के साथ में, और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ में हुए हैं, ये एसोसिएटेड यहाँ पर हमने दिखाई नहीं है क्योंकि स्केलेटन दिखाया हुआ है। तो 1 2 और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा हो गया, 3 हो गया, तो sp2 हाइब्रिडेशन हो गया क्लियरली इसका। और सेकंड नंबर वाले कार्बन का भी क्या हो गया, 1 ये हो गया, 2 में से 1 सिग्मा ये है, 1 वैलेंसी फ्री है ये, तो तीनों तो इसका भी क्या हो गया, इसका भी sp2 हो गया। इसका भी सबका sp2 आया कि नहीं, बोलो Yes, भाई। sir. यस सर। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O है, तो इसमें ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा, और 2 में से 1 सिग्मा, तो 3 हो गए। तो इसका भी क्या हो गया, sp2 हो गया कि नहीं? Yes, sir. अब इसमें इस वाले कार्बन का बताओ क्या आएगा? Sir, कार्बन sp3. नंबर 4 वाले क्या आया? sp3 सब लोग का आया, यस बोलो सर। भाई। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छी बात है, आप लोग एक ही बार में समझ गए। और ये वाला जो कार्बन है इसका कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा, sp2 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सब लोग को? sp2। ठीक है, तो ये हाइब्रिडेशन निकालना आपको आ गया मेरे ख्याल से। आप कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा और अगर टेस्ट वगैरह में अगर कोई मैं ऐसा क्वेश्चन बना के देता हूं तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, है ना, बोलो भी। Yes, sir. अब देखो मैं यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आपको देता हूँ और बहुत ही तगड़ी बात यहाँ से आपको पता लगेगी। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर 1, 2 मॉलिक्यूल दे रहा हूं यहाँ पर, और दूसरा मॉलिक्यूल है आपका H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो पहले वाला जो मॉलिक्यूल है उसका जरा नाम बताओ क्या है, किसी को पता है पहले वाला जो मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या है? जो पहले वाला मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या है, बोलो भाई। शुभ्रा, शिवम, बोलो भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर पता नहीं है नाम। हेलो, नाम पता नहीं है? P2 अरे नहीं हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड है भैया, एसिटिल्डिहाइड है ये, ठीक है ना, एसिटिल्डिहाइड है। और ये सेकंड नंबर वाले कार्बन का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो पहले वाला क्या है, एसिटिल्डिहाइड, दूसरा वाला क्या है, फॉर्मल। बस यही तो कमियां थोड़ी, जो थोड़ी थोड़ी कमियां है ना आप लोग के अंदर, बस यही तो सुधारना है, समझ रहे हो। अब मैं मान लो मैं आऊं और गेट का बिल्कुल हाई लेवल का पढ़ा के आपको चला जाऊं, है ना, तो फिर मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना यार, कि मैंने आपको पढ़ाया भी और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में। तो देखो यहाँ पर एसिटिल्डिहाइड, पहले वाला मॉलिक्यूल क्या, एसिटिल्डिहाइड है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 जो है, और इस वाले में सिर्फ एक सिंगल कार्बन है, ठीक है ना। तो कार्बन नंबर 1 का जो हाइब्रिडेशन कितना होगा, कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडेशन कितना होगा? सर sp3। sp3 होगा यार, क्या कर रहे हैं आप लोग। इस पे चार चार जो है वो सिग्मा बॉन्ड है ना भाई, 3 हाइड्रोजन के होगा, एक बॉन्ड ये हो गया, 4 हो गए कि नहीं। और सेकंड नंबर वाले कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा कितना होगा, sp2, ठीक है। SP2. बात समझ में आ गई सब लोग के, बोलो भाई, बोलो भाई। Yes, sir. अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड में तो सिंगल कार्बन है, इसका सिंगल कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, अब वो अगर कॉपी अगर पेन कुछ भी लिखा हुआ है ना आपका, आज नहीं है तो कल से
कल से बिल्कुल पक्का कॉपी बनानी है। लिखो, एक पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, लिखो जरा, स्टार रिमार्क बना के पॉइंट लिखो जरा, रिमार्क लिखो, उसके आगे एक पॉइंट लिखो। द carbon atom associated with sp2 hybridized carbon, लिख रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, लिखो द carbon atom which is directly associated, the carbon atom which is directly associated with sp2 hybridized carbon atom is called as alpha carbon atom, 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 and the hydrogen atoms of alpha carbon, and the hydrogen atoms of alpha carbon called as alpha hydrogen, called as alpha hydrogen, called as alpha hydrogen, called as alpha hydrogen। लिख लिया सब लोगों ने? एक मिनट जरा, मेरी कॉल आ रही है। हेलो, गुड इवनिंग। यस यस, स्पीकिंग मैम। यस यस यस, यू आर वेरी ऑडिबल। Uh, yes yes, I have successfully given my video call interview, and then on the consecutive second day, I have received the call from the HR department also, and they have negotiated the salary. They were asking about the salary, and they were offering, yes yes, they were offering me 30,000, and I told them that I am right now working with the Gautam Buddha Institute on a 40,000 pay scale. So if they offer me 35 plus, then I would love to join the institute. Yes yes, for sure. Yes, for the no, so they haven't told me that I have to appear for the physical interview. They told me that only the virtual interview will be there. Actually, right now I am here at Greater Noida. So the distance of Greater Noida to Dehradun is, so first, if it is confirmed that the institute can offer me this much of salary, what I am expecting, then I would plan to come there. As the person who talked to me, he was saying that the yes yes yes. Okay. Okay then. o- Okay, then will it be feasible if I'll come after 1 week? Uh, yes 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 yes, on Monday, or yes, on Monday. Yes yes. Okay 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 okay. Thank you.
हेलो हेलो यस सर। सॉरी गाइस यार, एक्चुअली वो क्या है ना कि अभी इन द मीन टाइम आई एम डेली अपेयरिंग फॉर अ इंटरव्यू फॉर अ जॉब एक्चुअली। सो वहीं से एक इंस्टीट्यूट मैंने अप्लाई किया था, तो वहीं से एक कॉल थी एक्चुअली। तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। सर कोई नहीं। तो यार वही चल रहा है ना, अभी कुछ जॉब वॉब कोई है ही नहीं, तो बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है लाइफ में। चलो कोई नहीं। तो आ, तो आपने पॉइंट लिखा, मुझे पॉइंट पढ़ के बताओ क्या पॉइंट लिखा आपने। अमन बताइए क्या लिखा पॉइंट। सर द carbon atom which is directly associated with sp2 hybridization carbon atom is called alpha हाइब्रिडाइजेशन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन नहीं है वो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन hybridized नहीं है, उसको सही कर लो। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम carbon atom इसको is इसको इस called, इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एटम, है ना। yes sir, इज कॉल्ड and एज the अल्फा कार्बन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम्स एसोसिएटेड विद द अल्फा कार्बन एटम इज कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। yes sir, अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर जो पहले वाला मॉलिक्यूल है ना एसिटाल्डिहाइड का, इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो कौन सा सेकंड नंबर वाला है। ठीक है, देखो इधर फिगर में देखो। ठीक है, देखो दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो Yes, sir. ओके। तो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है, इससे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से राइट साइड में तो कोई भी कार्बन नहीं है भाई, यहाँ तो कोई भी कार्बन नहीं है, तो सिर्फ हाइड्रोजन है। लेकिन लेफ्ट साइड में हमारे एक कार्बन है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा आपका, अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन कहलाएगा। इसका स्टेटमेंट का जो मतलब है वो ये है। ठीक है ना। और इसके जो हाइड्रोजन है ना, वो क्या कहलाएंगे, इसके जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपके कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो इसमें टोटल एसिटाल्डिहाइड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो भाई। जो पहले वाला मॉलिक्यूल है उसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। सर 3 है। 3। 3 है ना। और सेकंड नंबर वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जो सेकंड नंबर वाला मॉलिक्यूल है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। सर एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, शाबाश, वेरी गुड। क्यों उसमें एक भी क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्योंकि देख लो इसमें, देखो अविनाश ये बात समझ में आ रही है आपके। देखो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। लेकिन ना तो राइट साइड में और ना ही लेफ्ट साइड में कोई भी कार्बन है, तो जब कार्बन ही नहीं है दूसरा, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस पर जो है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके, और खासकर से जो एक्सेल वालों ने जो अप्लाई किया हुआ है, एक्सेल में जो आपका 25 नंबर का केमिस्ट्री आता है ना, उसमें 100% जो है यहाँ से सवाल आते हैं, समझ रहे। वो अल्फा हाइड्रोजन से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछते हैं। ठीक है ना, कि बताओ मॉलिक्यूल दे देते हैं और पूछ लेते हैं बताओ भी इस मॉलिक्यूल के अंदर किस मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, या फिर अगर हैं तो किसमें कितने हैं। ठीक है ना। तो अब देखो मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूँ, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H। बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत ध्यान से बताना। सर एक। नो सर, दो सर, दो दो एक दो है। हैं सर, दो हैं। जल्दी मत करो, जल्दी नहीं, बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि जहाँ सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। हाँ भाई, सौरभी बताएंगी। सौरभी से हमें जो है होप है दैट शी विल बी टेलिंग राइट। और भी बताए, अमन, शिवम। सर 5। 5 किसने बताया, कौन बता रहा है 5, सर नाम अमन। बताइए। अमन। अमन, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड अमन। 5 सर 5 कैसे हैं, 3। सर देखो 3 सर लेफ्ट हैंड साइड में है अल्फा है। हाँ 5 क्लियर है भाई, 3 कहाँ से, देखो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ये बीच वाला हो गया कि नहीं, यस सर। ठीक है ना।
ना 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 ना, नहीं नहीं, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है। ये वाला, ये वाला भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है, 5 नहीं है अमन, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये वाला जो कार्बन है सिर्फ एक अल्फा कार्बन है, तो अल्टीमेटली जो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। हाँ तो थोड़ा सा वो मैं भी थोड़ा सा जल्दी कर गया, वो मैंने डबल बॉन्ड थोड़ा सा मिस कर दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 2 है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन 2 हैं, और तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से इस तरफ तो कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड में एक कार्बन अटैच्ड है, और उस पर जो हाइड्रोजन है कितने, 3 है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है भाई। अविनाश, शारिक, ये बात समझ में आई आप लोग के, यस बोलो भाई, सर। क्लियर है। यस सर। तो अब अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर मैं दूंगा एग्जाम में, तो आप लोग कर पाओगे अच्छे से। यस सर। हाँ जी सर। अब मैं आपको एक रिएक्शन का नाम बता रहा हूँ, और खासकर से वो लोग ध्यान से सुने जिन्होंने एक्सेल में गेट अप्लाई किया हुआ है। एक रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम सुना है आप लोगों ने, बोलो भाई। सुना तो है। सुना है। तो अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, और बड़ा मजेदार फैक्ट है, और ये वाले जो कंसेप्ट अब मैंने आपको बता दिया ना, अब ये आपके हवाले कर दिया है, तो अब सुन के आपको बड़ा मजा आएगा, और बहुत मजे से आप ये जो मैं आपको पजल दे रहा हूँ, बहुत मजे से इस पजल को सॉल्व करोगे आप। एल्डोल कंडेंसेशन क्या कहता है कि सिर्फ वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कार्बन होता है, वही एल्डिहाइड, नॉट ऑल द मॉलिक्यूल, but only those aldehyde and ketones which have alpha hydrogen atom can give aldol condensation reaction। अब मैं हिंदी में बता रहा हूं इसी चीज को, जो समझ ना पाए हो, कि सिर्फ वही एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, सिर्फ वही मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन देते हैं, बाकी नहीं देते हैं, ठीक है। अब बताओ ये जो 1 और 2 वाले कंपाउंड, ये मैंने, ये देखो, ये लास्ट में जो मैंने अभी बताए थे, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, बताओ जरा ध्यान से सोच के। फर्स्ट वाला। एसिटाल्डिहाइड। फर्स्ट फर्स्ट वाला देगा, क्यों देगा फर्स्ट वाला, क्योंकि सर उसमें रीजन बताओ। अल्फा हाइड्रोजन एटम है। और दूसरा वाला क्यों नहीं देगा, सर उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये गेट एग्जाम समझे, और कंसेक्यूटिव गेट एग्जाम, और नीट जो मेडिकल का एग्जाम है, नीट एग्जाम, आईसीआर एग्जाम, और जितने भी केमिस्ट्री के एग्जाम्स होते हैं, धड़ल्ले से आता है, और धड़ल्ले से आएगा, 100% आएगा, समझ रहे हो। अब बताओ, ये अल्फा हाइड्रोजन का अगर कंसेप्ट अगर नहीं बताते आपको, तो क्या आप बता पाते कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा देगा, बोलो भाई, ईमानदारी से बताओ। नहीं सर। हाँ, तो इसीलिए बेटा याद रखो, कंसेप्ट बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। अब मान लो गेट की जो है हाई फाई लेवल की कोचिंग में आपको जो है, मतलब कोचिंग के बहाने से मैं हाई फाई लेवल का पढ़ा के चला जाऊं, और मैं अपना मतलब एक समय सा काट लूं 1 घंटे का, और कह दूं भाई लेक्चर खत्म हो गया और आप लोग भी कुछ बोलोगे नहीं, तो उससे उससे जो ना, मतलब उससे मुझे नहीं संतुष्टि मिलेगी, है ना। क्योंकि मेरा जो जो मेरा काम है ना, या मेरा जो मेन जो संतुष्टि जिससे मिलती है, वो जब आपको समझ में आएगा ना, जब आप लोग की तरफ से रिप्लाई मिलेगा, तब मेरी आत्मा जो है तृप्त होगी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तो सब लोग को क्लियर है कि एसिटाल्डिहाइड ही क्यों देगा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बोलो भाई, इज इट क्लियर टू ऑल। यस सर। यस यस। चलो, बहुत अच्छी बात है। और आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, बाकी यहीं से हम अपना डिस्कशन जो है रिज्यूम करेंगे, है ना। सर और ये कल पॉइंट से याद नोट रखो। आउट कर देते हैं। हाँ, बताइए बताइए। सर मतलब वो एक बार रिपीट कर सकते हैं, राइट डाउन करना था। हाँ हाँ, राइट डाउन, हम ये बता रहे थे कि जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस होती हैं, इसको बोल देता हूं मैं कि ओनली दोज कंपाउंड्स गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस, ओनली दोज कंपाउंड्स, और दोज कंपाउंड्स के ब्रैकेट में लिख लेना एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। ओनली दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन which which are having alpha hydrogen atoms, which are having alpha hydrogen atoms। और इसके एग्जाम्पल में लिख लेना, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना एग्जाम्पल में, एसिटाल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना।
और उसके नीचे लिख लेना फॉर्मल्डिहाइड, ये सेकंड नंबर वाला कंपाउंड, और उसके आगे लिख लेना कैन नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये बहुत आता है सवाल, मैं सवाल आपको आया हुआ दिखाऊंगा, तब आपको जो है आंखों को देख के वो यकीन होगा और मजा आएगा आपको। ठीक है, भी लिख लिया? यस सर। चलो, और बाकी यहाँ तक के डिस्कशन में किसी को और कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है, बाकी हम लेक्चर आज का यहीं ख़त्म करते हैं, कल इसको रिज्यूम करेंगे। और कल प्लीज़ प्लीज़ कल से एक अच्छी सी रजिस्टर ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट और जो ये जो प्रैक्टिस हम कराएंगे ना, ये प्रैक्टिस की आपकी कॉपी पे लिखी होंगी तो आपको रिवाइज करना आसान हो जाएगा।